नमस्कार मित्रों, मैं आपका हिंदी प्राध्यापक लोकेश। आज की कक्षा में हम साहित्य वैभव में रचित जो पद्य भाग है उसके अंदर आने वाला जो द्वितीय सोपान विभाग है आधुनिक कविता, उसके अंतर्गत आने वाली जो कविता है कुटिया में राजभवन कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसके जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्ता जी, उनके बारे में जानने की कोशिश आज की कक्षा में हम करेंगे। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार है गुप्ता जी। इनका जन्म 1886 में चिरगांव एक कस्बे में झांसी जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूलतः आप राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। आप अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए अपने भारतवासियों को वर्तमान दुर्व्यवस्था से उभारने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी ये अतीत के जो गरिमा थी, वैभव थी, उसको अपने साहित्य के जरिए बताने की कोशिश करते थे। यानी आप जानते ही होंगे चित्तौड़ किस तरीके से अपने एक शौर्य पराक्रम के लिए सुप्रसिद्ध प्रदेश था। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि हमारे राष्ट्र में राणा प्रताप सिंह हो, रणजीत सिंह हो, चाहे शिवाजी हो, ये सब लोग क्या है भाई अपने आन बान शान मान के लिए मर मिटने वाले महान योद्धा थे। तो ऐसे योद्धाओं के भूमि में जन्म लेने वाले हम किस तरीके से गुलामी को अपना के जी रहे हैं, कहने की बात यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी लोगों को जागरूक करते थे। साथ ही साथ वे कहते थे कि आप जागरूक बनिए, गुलामी ज़िंदगी से मुक्त होने के लिए, उनके विरुद्ध हमें आंदोलन छेड़ने के लिए। इनकी जो कविताएं अत्यंत प्रेरणादायी थी। हम देखते हैं कि हमारे भारत की अतीत की गरिमा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। गुप्तों के काल को सुवर्ण युग कहा जाता है। तो साथ ही साथ श्री कृष्णदेवराय के समय में जो है यानी विजयनगर साम्राज्य, वहाँ पे पहले के समय में विजयनगर साम्राज्य के बाजारों में शेरों के अंदर क्या है भाई हीरे जवाहरात मोती सामानों को, कीमती अमूल्य वस्तुओं को क्या है भाई शेर के माफिक तोल के बेचा जाता था। ये बात हमें पता चलती कि हम कितने क्या है भाई अमीरी भरे जीवन को जीते थे, खुशहाली भरी जीवन को हम जीते थे। परंतु आज हमारा देश क्या है भाई एकदम से दुर्व्यवस्था का स्थान हो गया है, गुलामी वाला देश हो गया है। इससे हमें क्या है भाई बाहर निकल के गोरी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में क्या है भाई भाग लेके हमें स्वतंत्र भारत को प्राप्त करना है, कहने की बात वे अपनी ये रचनाओं से करते थे। इनकी रचनाओं की बात हम करेंगे तो साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य है। साकेत की बात हम करेंगे तो साकेत जब ये प्रकाशित हो गया और जनमानस को प्राप्त होने लगा तो सभी विद्वान अवाक हो गए, आश्चर्यजनित हो गए कि ये किस तरीके से एक व्यक्ति रचित कर सकता है, ये एक इंसान इस तरीके से भी सोच सकता है क्या। इनकी सृजनाशीलता देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की। आप सभी को क्या है भाई रामायण के बारे में संपूर्ण ज्ञान होगा ही, क्योंकि रामायण के अंदर हम देखते हैं सर्वप्रथम रामायण का नायक कौन होता है, श्री रामचंद्र होते हैं। तो साथ ही साथ नायिका कौन होती है, सीता होती है। परंतु साकेत का जब अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि रामायण काल में जो है उसके तद्विरुद्ध यहाँ पे बताया जाता है कि रामायण के अंदर आने वाले राम को क्या है भाई यहाँ पे नायक के रूप में ना देखते हुए लक्ष्मण को नायक के रूप में देखा जाता है। किसके अंदर, साकेत में। साथ ही साथ नायिका के पात्र में यहाँ पे उर्मिला उभरती है। तो इससे जनमानस को उर्मिला का जो योगदान है, जो बलिदान है, जो उसकी जो पवित्रता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही साथ साकेत के अंदर मैथिली शरण गुप्त जी अपने गुरु के बारे में भी उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ वे जो सर्वप्रथम खड़ी बोली में अपनी कविताओं को प्रकाशित करते थे, जो पत्रिका थी सरस्वती, उसके बारे में भी क्या है भाई मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के अंदर अपनी बातों को रखते हैं। साथ ही साथ जो जय भारत है, जो लोगों को देशभक्ति में क्या है भाई उभरने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो एक महाकाव्य था। साथ ही साथ पंचवटी के अंदर हम देखते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिए गए थे, पंचवटी में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया तो वहाँ का वातावरण किस तरीके से था, वहाँ पे प्रकृति की निजमाया किस तरीके से थी, उसके बारे में बताने का प्रयास
पंचवटी में हुआ है। साथ ही साथ इनकी रचना है झंकार और यशोधरा। यशोधरा के अंदर जो सिद्धार्थ की पत्नी थी यानी गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी थी यशोधरा, उनके बारे में भी क्या है भाई, यशोधरा में अद्भुत तरीके से बताया गया है। आप भी कविता को सुने होंगे, सखी वे मुझे कह के जाते, ये कविता क्या है भाई, यशोधरा में है। साथ ही साथ द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि अन्य इनकी रचनाएं हैं। साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त जी कविताओं के साथ साथ नाटकों को लिखने का प्रयास किए हैं, निबंधों को लिखे हैं, साथ ही साथ उपन्यासों को लिखे हैं। विशेषकर मैथिली शरण गुप्त जी अहिंदी भाषा क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी साहित्य को भी हिंदी में अनुवाद करने का कार्य भी मैथिली शरण गुप्ता जी किए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य के दद्दा के नाम में हम जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी स्वयं क्या है भाई, राष्ट्र कवि की उपाधि से इनको अलंकृत किए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी भारत की सेवा केवल एक साहित्यकार के रूप में ना करते हुए साहित्य के साथ साथ एक सांसद के रूप में, यानी 12 साल तक राज्यसभा के सांसद के नाते भी इन्होंने कार्य किया है। तो इतना था मैथिली शरण गुप्ता जी का परिचय। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली में अपनी कविताओं को बहुत ही सरल सुंदर तरीके से लिख के लोगों के मन में एक सकारात्मक भावना को उत्पन्न करने वाले एक महाकवि हैं। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी से रचित कुटिया में राजभवन में क्या है कहने की बात हम देखेंगे। तो जो कुटिया में राजभवन है इसको साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम खड़ी मानी जाती है। जो आधुनिक काव्य राम काव्य परंपरा है उसके अंदर अनुपम खड़ी है साकेत। यहाँ पे आप देखे होंगे कि रामायण में अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि खंब रामायण, साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण, पंप रामायण, कुवेंपु जी से रचित श्री रामायण दर्शनम, इस तरीके से अन्य कुमार व्यास से रचित गदुगिना रामायण, इस तरीके से अनेक रामायण आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, परंतु उससे विभिन्न है और अनुपम खड़ी है साकेत। तो यहाँ पे उसी से ही क्या है भाई, इस कविता कुटिया में राजभवन कविता को लिया गया है। तो इसके अंदर सीता जी वन में राज सुख भोगती है बताया गया है। कोई भी कहता है कि किसी को कष्ट आता है तो बोलते हैं कि बहुत बड़ा वनवास आ गया मेरे जीवन में, तो परंतु यहाँ पे जो 14 साल का वनवास काट रही है सीता जी, वो कह रही है कि वन में राज सुख भोग रही हूँ मैं, वो के इस कविता में वे कहती है। साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी को स्वयं अपने साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्यरत है कहने की बात यहाँ पे वे कहती है। यहाँ धन और राज वैभव कोई मूल्य नहीं है कहने की बात कुटिया में राजभवन कविता में सीता जी हमें बता रही है कहने की बात यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी हमें समझा रहे हैं। तो सीता जी के बारे में भी आपको संपूर्ण रूप से पता ही होगा। सीता जी एक बहुत ही अद्भुत पवित्र नारी थी। तो सीता जी के जन्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास करूंगा। मिथिला के जो राजा जनक थे, उनके मिथिला में क्या है भाई, बाढ़ आ गई थी, तो वो बहुत ही चिंता की अवस्था में थे। तब उनको बताया गया कि राजा जनक को, आप सोने का जो हल बनाकर भूमि में यानी खेत में जोतोगे, वहाँ पे आप हल को चलाओगे खेत में, तब आपके क्या है भाई प्रदेश में जो सूखा है वो समाप्त हो जाएगा कहने की बात बताए थे। तो मिथिला के राजा जनक क्या है भाई, खेत में हल जो सोने का हल था उससे जोतते समय एक पेटी से उनका हल अटक गया। तो उसी पेटी में से क्या है भाई सीता जी निकलती है। तो तब से क्या है भाई सीता जी राजा जनक की पुत्री हो जाती है। तो इसके वजह से राजा जनक और रानी सुनैना सीता जी को अपना के अपनी श्रेष्ठ पुत्री के नाते उनको पालन पोषण करते हैं। तो राजा जनक की पुत्री होने के नाते इनको जानकी, जनकात्मजा, साथ ही साथ जनकासुता भी कहते हैं। तो साथ ही साथ मिथिला की ये राजकुमारी होने के कारण मैथिली नाम से भी वे सीता जी सुप्रसिद्ध थी। साथ ही साथ सीता जी कहाँ पे मिली थी, भूमि में पाई गई थी। तो इसी के लिए भूमि पुत्री और भूसुता भी सीता जी को कहते हैं। भूमि में हल चलाते समय जब सीता जी प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए
सिंचाई करते समय सीता जी प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए सीता जी को सीता कहा जाता है। तो इतना था सीता जी के परिचय। तो सीता जी के बारे में आपने जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीता जी, श्री रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण, यानी रामचंद्र के भाई लक्ष्मण, रामचंद्र की पत्नी सीता जी, तीनों मिलके वनवास को जाते हैं। कारण था कि रामचंद्र जी के पिता जो अयोध्या के नरेश थे, उन्होंने एक वचन दिया था, तो उस वचन को निभाने के नाते पिताजी के आज्ञा को मानने के लिए रामचंद्र जी 14 साल के वनवास को प्राप्त करते हैं। तो उस वनवास के अंदर जब सीता जी जाती है तो वहाँ पे उनको किस तरीके का अनुभव हुआ वो बताने का प्रयास हमारे कुटिया में राजभवन कविता में हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद शब्दार्थ को देख के इसके बारे में सविस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है, धनुतुच्च यहाँ यद्यपि असंख्य आकार है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं, सीता रानी को यहाँ लाभी लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यानी सीता जी क्या जो है ये बोल रही है कि मेरी कुटिया, कुटिया यानी छोटी सी झोपड़ी में ही मुझे क्या है भाई, मेरे मन को ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी कुटिया ही राजभवन है। राजभवन यानी राजा का महल, यानी राजा का जो बंगलो होता है, वैसा मेरी जो वनवास में रहने वाली, वन में रहने वाली कुटिया मुझे कैसी लग रही है, राजभवन जैसे लग रही है। मेरे मन को भा गई है मेरी कुटिया, कह के वे कह रही है। भा गया मतलब, भाया मतलब जो अच्छा लगता है। सीता जी कहती है मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी कुटिया बहुत अच्छी लग रही है। मेरी कुटिया मुझे कैसी लग रही है, राजभवन जैसे लग रही है, कह के यहाँ पे सीता जी कहती है। साथ ही साथ सीता जी कहती है सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, यानी सम्राट, सम्राट यानी एक राज्य के राजा को सम्राट कहा जाता है। जो यहाँ पे हमारा राज्य है उसके सम्राट कौन है, स्वयं मेरे प्राणेश है, कह के सीता जी कहती है। प्राणेश यानी पति, मेरे पति ही इस साम्राज्य के सम्राट है, कह के सीता जी कह रही है। यानी यहाँ पे अपने पति को वे क्या कह रही है, सम्राट कह रही है। तो साथ ही साथ अपने देवर को सचिव कहती है, सचिव देवर है। देवर यानी जो पति का छोटा भाई रहता है उसको देवर कहते हैं। सचिव यानी मंत्री। जो हमारा साम्राज्य है, वो जो हमारे वन के अंदर जो हमारी कुटिया है, जो मेरी एक राजभवन है, तो हमारा साम्राज्य कौन सा है, वन है। इस वन के कौन सम्राट कौन है, मेरे प्राणेश है। साथ ही साथ हमारे मंत्री कौन है, मेरे देवर है, श्री लक्ष्मण मेरे मंत्री है, कह के यहाँ पे वे कहती है। साथ ही साथ कहती है देते आकर आशीष हमें मुनिवर है, यानी मुनिवरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना रहेगा तो हमें क्या करना होगा, मुनिवर जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पे वो ध्यान मग्न है, वहाँ पे जाके उनके आशीष लेने होते हैं। परंतु यहाँ पे आशीष देने के लिए स्वयं मुनिवर आ रहे हैं। मुनिवर यानी ऋषिगण, और आशीष यानी आशीर्वाद। आशीर्वाद देने के लिए क्या है भाई, यहाँ पे मुनिवर आ रहे हैं, यानी हमें आशीर्वाद देने के लिए मुनिवर आ रहे हैं, कहने की बात यहाँ पे कहती है देते आकर आशीष हमें मुनिवर। लेकिन हमें क्या है भाई, हमें मुनिवरों का आशीर्वाद लेना है तो उनकी कुटिया को जाना पड़ेगा। उनकी कुटिया कहाँ पे रहती है, वनों में रहती है। तो ऐसे नहीं है, वो लोग वन से, जहाँ से हमारे वन के, हमारे कुटिया के तरफ से जा रहे हैं, हमारे वन में से जा रहे हैं, तभी वे हमें आशीष दे के जाते हैं। वो क्या वे बोल रही है, यानी मुनिवरों का आशीष प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है, हमें आराम से मुनिवरों का आशीर्वाद मिल रहा है, कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है। साथ ही साथ सीता जी कहती है धनुतुच्च यहाँ, यानी धन यानी रुपया, पैसा। यहाँ पे पैसे का कोई मौल्य नहीं है, दौलत कोई काम की नहीं है, बोलने की बात कह रही है। तुच्छ यानी मौल्यहीन, महत्वहीन है यहाँ पे पैसा। हमारे लिए पैसा रुपया कोई काम की चीज नहीं है। यद्यपि अगर ऐसा ही है, कोई एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, क्यों धन तुच्छ हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे असंख्य आकार है। असंख्य मतलब अनगिनत, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल। क्या है भाई, यहाँ पे आकार है। आकार यानी उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान
यानी भंडार खजाना है, प्रकृति का जो खजाना है, जो भंडार है, असंख्य है, अनकाउंटेबल है। इसके लिए जो ये जो उत्पत्ति स्थान है, सब कुछ कहाँ पे मिल रहा है? प्रकृति में मिल रहा है। इसके वजह से हमें धन तुच्छ लग रहा है, कहने की बात वे कहती है। साथ ही साथ कहती है पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है, यानी मृग यानी हिरन, हिरन के साथ साथ सिंह एक तट पर पानी पी रहे हैं, कहने की बात कहती है। मृग कैसा जीव है? हिरन कैसा जीव है? अत्यंत साधु जीव कौन सा है भाई? मृग है। साथ ही साथ हिरन क्या है भाई? साधु जीव है। तो सिंह कैसा है? अत्यंत क्रूर जानवर कौन सा है? सिंह है। क्रूर जीवी और साधु जीवी एक साथ एक ही तट पर पानी पी रहे हैं। इतना समतापूर्ण जीवन यहाँ पे व्यतीत हो रहा है। जीवियों में ही इतनी समता है, इतनी शांति है, इतना ये एक दूसरे के साथ जुड़ के जी रहे हैं, तो हमारा जीवन कितना सुंदर होगा आप कल्पना कीजिए, कहने की बात यहाँ पे हमें दिखने को मिल रही है। तट यानी जो कोई भी जलाशय हो, यानी नदी या पोखर या तालाब के किनारे जो रहता है, पानी का किनारा जो रहता है, उसको हम तट कहते हैं। यहाँ पे तट के किनारे मृग सिंह दोनों मिलके पानी पी रहे हैं। इतना समतापूर्ण यहाँ पे वातावरण है, कहने की बात वे कह रही है। और कहती है सीता जी, सीता रानी को यहाँ ला भी लाया। देखिए साम्राज्य कौन सा है इनका? वन ही इनका साम्राज्य है, इनकी कुटिया ही इनका राजभवन है। इनके राजा कौन है? स्वयं सीता जी के प्राणेश रामचंद्र जी है। और इनके सचिव कौन है? इनके मंत्री लक्ष्मण जी है। तो सीता जी क्या हो गई? रानी हो गई। सीता जी क्या हो गई? रानी हो गई। और सीता जी कहती है रानी सीता को यहाँ ला भी लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सीता जी को ये कुटिया ही राजभवन जैसे लग रहा है और इनका मन यहाँ पे भा गया है, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। तो हमें इस कविता के इस चरण से हमें पता चलता है कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो, जितना भी संकष्ट हो, उसको सामना करना चाहिए। और जो भी हमारे जीवन में है उसी को हम खुशी खुशी अपना के हमारे जीवन को सुंदरता से व्यतीत करना है। ये बात हमें इस चरण से पता चलती है। देखिए वनवास कोई भी अत्यंत सरल कार्य नहीं है। कोई भी एक सरलता से वनवास को भोग नहीं सकता, क्योंकि वनवास का कल्पना ही अत्यंत भयंकर है। वहाँ पे अत्यंत क्रूर प्राणियों के साथ साथ बहुत सारे कृमि कीटी भी रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे फूल पौधों के साथ साथ कांटे भी रहते हैं। बहुत ही भयंकर वातावरण वहाँ पे रहता है। तो वैसे सन्निवेश में भी सीता जी इतनी खुशहाली है, इतनी समृद्धि है, इतनी शांति है, हमारे लिए अत्यंत आनंददायी वातावरण है। मुझे ये वनवास अत्यंत लाभ लाया है, वो कह रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जीवन को अत्यंत आनंदमय ढंग से हमें जीना है। ये बात हमें इस कविता के जरिए पता चलती है। तो आगे के चरण को हम अब देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मित्रों, अब हम आगे बढ़ के कुटिया में राजभवन जो कविता है उसके दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसको संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवरी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। तनु लता सफलता साधु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कह के सीता जी कह रही है। यानी सीता जी यहाँ पे कह रही है कि औरों के हाथों नहीं पलती हूँ। औरों के हाथों नहीं पलना मतलब पलना यानी उनके हाथों के ऊपर पालन पोषण करना। यानी कोई भी क्या है भाई, वो जैसे कहे हम वैसे अपने जीवन को व्यतीत करना। यहाँ पे कह रही है कि औरों के हाथों, अन्यों के हाथों मैं नहीं पल रही हूँ। अन्यों के आदेशों के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रही हूँ। मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रही हूँ? स्व आदेश से, स्वयं मेरे मन को जैसे भाता है मैं वैसे अपने जीवन को यहाँ पे वनवास में जी रही हूँ। औरों के हाथों यहाँ पे मैं नहीं जी रही हूँ, कहने की बात कहती है। साथ ही साथ वे कहती है अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। यानी हम देखते हैं कि घर परिवार में कोई भी बहू आई है तो बहू को चलाने का काम करते हैं। यानी
सास के आदेश के अनुसार, ससुर के आदेश के अनुसार, ननंद जैसे कहती है उसकी मान को मानते हुए उसकी बात के अनुसार चलना रहता है। यानी यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई सास नहीं है, ससुर नहीं है, कोई ननंद नहीं है, अन्य कोई नहीं है। कौन है? स्वयं सिर्फ मेरे प्राणेश है, साथ में मेरे देवर सचिव के नाते है, और मैं अपने पैरों पे खड़ी मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं अपना एक स्वावलंबी का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, एक सबल नारी के तरह मैं अपने जीवन को जी रही हूँ, कहने की बात यहाँ पे सीता जी कहती है। साथ ही साथ आगे चल के सीता जी बोलती है कि श्रमवरी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। श्रमवरी बिंदु यानी जो परिश्रम के बल पर निकलने वाला पानी, जब हम परिश्रम करते हैं, जब हमारे शरीर से जो पानी टपकता है उसको हम पसीना कहते हैं। उस पसीने के फल पर स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, निरोग हूँ मैं, मुझे कोई भी रोग नहीं आ रहा, मैं एकदम से तंदुरुस्त होके मांसपेशियों में बल के साथ मैं आराम से मानसिक रूप से और दैहिक रूप से स्वस्थ होके मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ, कहने की बात वे कहती है। और आगे चल के वे कहती है अपने आंचल से व्यंजन आप चलाती हूँ, यानी मैं मेरे स्वयं के हाथों से व्यंजन को पका के, व्यंजन यानी खाद्य पदार्थों को पका के खाने वाला सामग्री, व्यंजन यानी मैं स्वयं डिशेस को बना के खाती हूँ, अपने हाथों से मैं पकवानों को बना के खाती हूँ, कहने की बात यहाँ पे वे कह रही है। साथ ही साथ कहती है कि तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मुझे तनु लता सफलता का स्वाद आज ही पता चला। स्वाद यानी टेस्ट, आज ही मुझे इसका स्वाद पता चला, इसका जो क्या है भाई महानता क्या है मुझे पता चला। किस किस का? तनु लता सफलता का। तनु यानी शरीर, शरीर का महत्व क्या है मेरे जीवन में, शरीर का जो भोग है उसका महत्वता क्या है वो बात मुझे पता चली। साथ ही साथ लता यानी लत के बारे में भी मुझे पता चला। सफलता यानी सक्सेस, कामयाबी के बारे में भी मुझे आज ही पता चला। इन तीनों का स्वाद मुझे आज ही पता चला, कह के यहाँ पे सीता जी बोलती है। और आगे चल के अंत में कहती है सीता जी, मेरी कुटिया में ही राजभवन मन भाया, मुझे मेरी कुटिया एकदम से राजभवन जैसे लग रही है, कहने की बात यहाँ पे वे कहती है। तो इस चरण में जो कुछ भी था आपको मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करा हूँ। आप फिर एक बार इसे अच्छे से पढ़ के देखिए, जो कुछ भी समझ में आएगा। आराम से बहुत अच्छे से लिखा गया है, खड़ी बोली में रचित एक कविता है, तो आराम से हमें समझ में आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चल के इसके अंदर जो तीसरा चरण है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अगली कक्षा में हम कुटिया में राजभवन जो मैथिली शरण गुप्ता जी से रचित है उसके अंदर जो अब आज हमने 2 चरणों को समाप्त किया, बाकी के जो बचे हुए चरण हैं उसको हम अगली कक्षा में अभ्यास करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, अच्छे से पाठ्य पुस्तक को लेकर उसको पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से अपना ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। यही आशा के साथ आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।